हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमने लास्ट क्लास के अंदर अपने सेकंड यूनिट कंटिन्यू की थी और हमने लास्ट टॉपिक पर उसको स्टॉप भी की थी। सो वहीं से उसके नेक्स्ट टॉपिक पे हम कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक आता है राइजिंग इंडिया, अमेरिका के लिए एक रणनीतिक विकल्प। देखो जी, एक अर्थव्यवस्था, उसके डेमोक्रेसी और उसका पॉजिटिव जो संसाधन रिसोर्सेज थे, उसने भारत को आर्थिक निवेश के लिए महत्वपूर्ण बना दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया। और भारत की जो विदेश नीति थी, उसकी अपने सिद्धांतों का खाका भी तैयार करने में काफ़ी मजबूत काम किया। तो इस विश्वास ने सामरिक स्वायत्तता के विचार को सामने रखा और जो शीत युद्ध के बाद का युग था, उसमें भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में उभर के सामने आया। तो इस सिद्धांत का उपयोग भारत अमेरिका के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए कर रहे हैं। और सामरिक स्वायत्तता में नीति विशेषज्ञों का कहना था, जो पॉलिसी मेकिंग के थे सारे हमारे, उन्होंने कहा कि भारत अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ये चयन करता है कि कब स्वतंत्र होना है, कब गठबंधन बनाना है। तो कल्याणमन के अनुसार राजनीतिक स्वायत्तता एक राज्य की अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने और अन्य राज्यों द्वारा किसी भी तरह से बाधित किए बिना अपनी पसंदीदा विदेश नीति अपनाने की क्षमता को दर्शाती है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात लिखी हुई है। परिणाम स्वरूप ये भारत की स्वतंत्र पसंद है, जिसका प्रयोग किसी भी देश के निकट जाने के लिए किया जाता है। ये सिद्धांत को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सिंगापुर में 2018 में शांग्री-ला संवाद में अपने मुख्य भाषण में बताया था। उन्होंने कहा कि हमारी सामरिक स्वायत्तता का एक बहुत बड़ा पैमाना है कि रूस के साथ भारत की सामरिक साझेदारी विशेष अधिकार प्राप्त होने के लिए परिपक्व हो गई है। साथ ही रूस के संबंधों में समानता का चित्रण करते हुए रणनीतिक स्वायत्तता का सिद्धांत मजबूत हुआ है। तो इस टाइम पे 2018 के सामरिक स्वायत्तता विवाद से शुरू हो गया, जब भारत ने अक्टूबर 2018 में S-400 मिसाइल और रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए रशिया के साथ 5.5 अरब डॉलर के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर करा और ईरान ने 2018 में राज्य अमेरिका द्वारा खुला विरोध के बावजूद तेल व्यापार जारी रखने पर फैसला किया। ठीक है जी, तो भारत और अमेरिका के बीच सामरिक स्वायत्तता की रूपरेखा की पूरी तरह से समझने के बाद इसे अलग अलग पॉइंट के माध्यम से भी समझा जाता है। जैसे सबसे पहला है असैन्य परमाणु सहयोग। 2008 में हस्ताक्षर हुए थे जिस शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण पर। तो ये दोनों देशों के बीच सबसे पहली बड़ी रणनीतिक सफलता थी। इस समझौते की हेल्प से परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के वैश्विक अलगाव को ख़त्म किया गया और ये भारत पर 1974 में शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण के बाद बहुत बड़े प्रतिबंधों के रूप में भी सामने आया। तो 2005 में जब राष्ट्रपति बुश ने रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए, तो इसने भारत को एक जिम्मेदार और एक परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता दी। ठीक है, उसके साथ अमेरिका की सबसे पहली ये एक विपरीत बात थी, जिसने भारत में NPT पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। इस समझौते के स्थान पर भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से असैन्य परमाणु समझौतों के वाणिज्य तक पहुंच प्राप्त हुई। इस समझौते ने भारत को रूस, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई अन्य देशों के साथ इसी तरह के परमाणु सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर करने में हेल्प करी थी। नेक्स्ट है आपका रक्षा सहयोग। रक्षा सहयोग 2005 में 10 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षरित रक्षा सहयोग समझौते में संयुक्त समुद्री अभ्यास, हथियारों की आपूर्ति और रक्षा सूचनाओं की साझा करना शामिल था। इस सहयोग के परिणाम स्वरूप 2007 में संयुक्त मालाबार नौसैनिक अभ्यास शुरू करने का फैसला किया। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नाम से एक बहुपक्षीय संगठन की अवधारणा प्रस्तुत की गई, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। ठीक है, साथ ही उन्नत प्रणाली की आपूर्ति के साथ रक्षा उत्पादन विकास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग का एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस बना। और उसके साथ इस समझौते के तहत सह विकास के कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान के लिए खुफिया संग्रह, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड पावर स्रोत, सैनिकों के लिए रासायनिक और जैविक युद्ध सुरक्षा गियर आदि शामिल हैं। दोनों देशों के संबंध विकास के अगले चरण में भारत ने 2016 में अमेरिका के साथ एक रक्षा भागीदारी नामित किया गया था और भारत को अमेरिका से सबसे उन्नत रक्षा उपकरण के आपूर्ति प्राप्त करने का भी अधिकार दिया गया था।
तो भारत ने अमेरिका से C-130J विमान, P-81 समुद्री निगरानी विमान और INS जलाश्व, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और चिनूक भारी भरकम हेलीकॉप्टर और अन्य जैसे कई उन्नत रक्षा सामान खरीदे हैं। 2017 में अमेरिका दक्षिण एशिया रणनीति में भारत को एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया था। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक थिएटर, चीन और अन्य एशियाई देश आसियान के सदस्यों के उदय के साथ हिंद प्रशांत महासागर ने हाल के वर्षों में रणनीतिक और आर्थिक महत्व हासिल करे और ये जो क्षेत्र हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड और ऊर्जा संसाधनों के लिए बहुत ज़्यादा आपूर्ति मार्ग में शामिल थे। तो इसमें 2 हॉटस्पॉट हैं, ठीक है, मलक्का जलडमरू मध्य और दक्षिण चीन सागर। संकीर्ण मलक्का जलडमरू मध्य हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ते हैं और दक्षिण चीन सागर चीन और उसके 5 पड़ोसी ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया और फिलीपींस के बीच एक विवाद स्थान के रूप में उभरकर सामने आता है। तो चीन ने दक्षिण चीन सागर के 90% हिस्से पर दावा करा और ये बात सामने रखी कि भाई इस क्षेत्र में शक्ति प्रक्षेपण शामिल है। इसे अमेरिका ने नेविगेशन की स्वतंत्रता के आधार पर एक्सेप्ट नहीं करा। तो भारत प्रशांत क्षेत्र में भी महत्वाकांक्षी चीन ने 21वीं सेंचुरी के समुद्री रेशम मार्ग की शुरुआत करी और इस तरीके से प्रशांत क्षेत्र भारत के लिए अद्वितीय सामरिक महत्व भी रखता है। ठीक है जी। इसके परिणाम स्वरूप यूएसए पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर हाल ही में इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया गया, जो इस क्षेत्र में भारत और हिंद महासागर के लिए यूएस के महत्व का प्रतीक भी माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको हमेशा याद रखना, आगे कम्पिटिटिव लेवल में भी पूछी जा सकती है। साथ में इस तरीके से भारत और अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक समझ और साझेदारी को मजबूत करने की मदद से आगे बढ़ा और इस तरीके से हम इस बात को देख सकते हैं कि भारत की सामरिक स्वायत्तता भू रणनीतिक महत्व पर आधारित है। ठीक है जी। अब आते हैं हमारे भारत रूस के संबंध। रूस मानचित्र के आधार पर एक अपेक्षाकृत नया देश है जो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद बना था। भारत के सोवियत संघ के साथ काफ़ी मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं स्टार्टिंग से ही। भारत में स्वतंत्रता के बाद जिस तरीके से योजनाएं बनाई गई थी वो सोवियत संघ से उसे मतलब प्रेरित हुआ था, बहुत ज़्यादा उससे वो प्रेरणा ली उसने ये सारी वो सब बनाने के लिए। और अच्छे संबंध होने के बावजूद स्वतंत्रता के बाद भारत ने शीत युद्ध के समय सोवियत संघ से समान दूरी का रास्ता भी चुना। क्यों? क्योंकि रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है, इसलिए रूस के साथ भारत के संबंधों को सोवियत संघ को ध्यान में रखना भी ज़रूरी है। भारत सोवियत संबंधों की एक ऐतिहासिक झलक। ठीक है, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। भारत सोवियत संघ रिलेशन को कोल्ड वॉर के इन्वायरमेंट और राजनीतिक संबंधों के माध्यम से देखना ज़रूरी है। स्वतंत्रता के बाद भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के बाद सोवियत संघ नाराज़ हो गया था, जिसके बाद दोनों देशों में थोड़ा सा जो बातचीत करने का तरीका था उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो गया। ठीक है, कभी होता है ना, आप किसी और शख्स से बहुत टाइम बाद बात करो तो आप उस तरीके से बात नहीं करते जैसे पहले करते थे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि हो भी सकता है कि ये शख्स बदल गया हो या वो ये सोचता है कि आप बदल गए हो। तो वही चीज़ हुई। हालांकि मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाने से सोवियत संघ को विश्वास हो गया कि पाकिस्तान की तरह भारत अमेरिका के गुट में शामिल नहीं होगा। तो वास्तविक रूप से सोवियत संघ ने कश्मीर मुद्दे पर भारत की स्थिति का समर्थन किया और चीन ने माओवादी क्रांति के बाद सोवियत संघ ने चीन को एक सहयोगी मित्र के रूप में मान लिया था। तो यही एक मुख्य कारण था 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था और उस समय भारत को ना तो यूएसएसआर से कोई आवश्यक समर्थन मिला और ना ही अमेरिका से, यूएसए से। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में आपसी रिलेशंस के अपने आदर्शवादी सिद्धांत की एक बड़ी हार का सामना किया और भारत को रणनीतिक रूप से इससे पश्चात यथार्थवादी नीति को अपनाया। तो इस निर्णय ने अब रणनीतिक स्वायत्तता की तलाश करी और सैन्य खरीद में दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता के लिए उदासीन भी रहे। इस महत्वाकांक्षा में उन्हें व्यवहार भागीदारों की तलाश थी, जिसमें सोवियत रूस ने भारत के साथ सुरक्षा सहयोग सुनिश्चित करने के लिए कदम बढ़ाया। यहाँ भारत के निर्णयों को गुटनिरपेक्ष सिद्धांत के परित्याग के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, आप कहोगे कि मैम आप तो ये रीड ही कर रही हो। मैं रीड कर रही हूँ ताकि मैं उस चीज़ को अपने लैंग्वेज में आप लोगों को बता सकूँ और आप लोगों को ये ना हो कि मैं कहीं और से पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ मैं रीड करके ही आपको समझा रही हूँ। फिर इसके बाद
सामरिक स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए यूएसएसआर मतलब सोवियत आपूर्ति वाले हथियारों को विकल्प के रूप में यूज़ करने की मांग करने लगा। और भारत पाकिस्तान 1965 युद्ध के बाद ताशकंद समझौते में देखा जा सकता है जैसे सोवियत संघ शांति मध्यस्थता के लिए सहमत हुआ। तो 60 और 70 के अशांतिपूर्ण समय की मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर करने और भारतीय संविधान के 42 अमेंडमेंट के माध्यम से भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द को जोड़ने के साथ एक चरम सीमा पर पहुंच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने 1972 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की गुप्त यात्रा की। अब अमेरिका, पाकिस्तान और चीन के बीच एक धुरी तैयार हो गई थी। वो संधि पर हस्ताक्षर और राजनीतिक परिदृश्य ने भारत सोवियत संघ मित्रता को एक प्रकार का आपसी विश्वास दिलाने में एक डेवलपमेंट किया। मोटे तौर पर भारतीय सेना के सैन्य हार्डवेयर का लगभग 60%, नौसेना का 70% और वायुसेना का 80% हार्डवेयर सोवियत संघ से प्राप्त हुआ। अब आता है यूएसएसआर का पतन और भारत रूस के संबंध में नए विवाद। सोवियत संघ के विघटन में रूस के उदय के बाद पूरे विश्व सिस्टम ने बहुत बड़ा बदलाव किया, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो भारत रूस संबंध में दूरियां आने लगी थी और ये काफ़ी हद तक ये वाली बात एक अशांति पॉलिटिक्स की थी जिससे रूस गुजर रहा था। तो उसने अपने राजनीतिक आर्थिक ढांचे को संभालने की कोशिश करी और उसी टाइम पर राजनीतिक इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए रूस के नीति निर्माता पाकिस्तान के साथ संबंध विकसित कर रहे थे, जिसने उन्हें इस्लामी देशों में प्रवेश द्वारा मिल सकता था। तो इसके परिणाम स्वरूप उनके सामरिक हित ईरानी, तुर्की और पाकिस्तान के साथ नए संबंध बनाने की दिशा में चेंजेस भी आए। तब ये परिलक्षित हुआ कि जब रूस ने दक्षिण एशिया को परिणाम मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया, जिससे भारत का परमाणु कार्यक्रम विफल हो गया था। तो इससे भारत की अंतरिक्ष आत्मनिर्भरता की महत्वाकांक्षाओं को बहुत ज़्यादा झटका लगा था। और इस हार के बाद भारत अमेरिका के संबंधों को हमने देखा था ऊपर पढ़ाई है। तो अमेरिका ने रूस को भारत के लिए रणनीतिक हथियारों की आपूर्ति के लिए, मतलब उनको ना देने के लिए एक विकल्प तैयार किया कि भाई आप भारत की हेल्प नहीं करोगे। ठीक है, इन्होंने बोला रुपया बनाम रूबल विवाद के दौरान ये बात हुई थी। भारत पर तत्कालीन सोवियत संघ एक बहुत बड़ा कर्ज की तरह था और भारत पैसा वापस करने के लिए तैयार था, लेकिन नई सरकार ने अब विनिमय दर बढ़ा दी थी और वापस भुगतान करने के समय में नई मुद्रा भाजक देनी पड़ी थी। तो भारत ने इसका कड़ा विरोध भी किया था। तो इस विवाद की वजह से 1991 और 92 में दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी टूट गए थे। काफ़ी बातचीत करने के बाद 93 में एक ऐसा प्रपोजल रखा गया जिसमें भारत को 2005 तक भारतीय सामानों में रूस को $1 अरब हर साल चुकाना था और 37% कर्ज को 45 वर्षों की अवधि के ब्याज मुक्त चुकाया गया। ठीक है, भारत रूस संबंधों में नए युग का उदय। देखो जी, जब अमेरिका ने रशिया को नाटो में शामिल करा था ना, तब ही हमारे पश्चिमी देशों से ये वाली जो समर्थन था वो प्राप्त नहीं हो पाया था। तो रूस ने अपने स्वतंत्र कार्यक्रम शुरू कर दिया था। येवगेनी प्रिमाकोव ने नेतृत्व परिवर्तन ने विश्व व्यवस्था में एक मजबूत रूस की संकल्पना को सामने रखा और 1996 में जब भारत अमेरिका संबंध कमज़ोर हो रहे थे तो रूस ने भारत को अपने अंदर लाने की कोशिश करी। ठीक है, प्रिमाकोव ने इंटरनेशनल सेफ्टी, इंटरनेशनल सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय में एक स्थिर शक्ति के रूप में भारत, रूस और चाइना के बीच एक रणनीतिक त्रिकोण के गठन को सुझाव दिया। और प्रिमाकोव के विचार में ये त्रिकोणीय संबंध शीत युद्ध के बाद के युग की अमेरिका में नेतृत्व वाली एक ध्रुवीयता के लिए प्रभावी प्रतिसंतुलन होगा। लेकिन भारत और चीन के बीच अविश्वास ने इस प्रगति को रोक दिया और भारत रूस के बीच घनिष्ठता तब देखी गई जब राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत पर अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने का दबाव बना रहे थे। ठीक है, तो इसमें तमिलनाडु कुडुकनाल में 1000 मेगावाट के हल्के पानी के परमाणु रिएक्टर के निर्माण का मार्ग शुरू करा गया और 1998 में परमाणु परीक्षण करने के लिए रूस ने भारत की आलोचना की, लेकिन भारत पर इंटरनेशनली समुदाय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पक्ष नहीं लिया। तो 1999 में रूस ने कारगिल संबंध में भारत का पूरा संबंध करा, मतलब समर्थन किया और उसने पाकिस्तान से अपनी सेना को बुलाने का फैसला किया क्योंकि भारत के साथ उसके रिलेशन अच्छे हो गए थे। अब आते हैं रक्षा संबंध, सुरक्षा, सेफ्टी से रिलेशन क्या थे उनके सेफ्टी रिलेशन। 2000 में व्लादिमीर पुतिन के रूसी राष्ट्रपति बनने के बाद उनके नेतृत्व
नेतृत्व में एक निर्णायक बदलाव तब हुआ जब भारत के साथ एक रणनीतिक साझेदारी सामने हुई और 2010 में विशेष और विशेष अधिकार प्राप्त साझेदारी जो है वो उसके अंदर अपग्रेड किया गया। तो भारत रूस साझेदारी रक्षा संबंध है और रूस इस क्षेत्र में भारत का विश्वसनीय साझेदारी बनकर उभरा। भारत की लगभग 70% सेफ्टी जो है रूस से ही होती है, ठीक है, और उनके रणनीतिक आयामों को भी वो यहाँ पर स्पष्ट करती है। आयाम होते हैं डायमेंशंस। रूस भारत को रक्षा देने के लिए सैन्य जो चीज़ें हैं वो भी देता है और वो रक्षा समझौतों में भारत द्वारा 5 S-400 मिसाइल प्रणालियों की खरीद, 2012 से वितरित की जाने वाली कामोव के K-226T हेलीकॉप्टरों का संयुक्त निर्माण और 4 एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट का अधिग्रहण और संयुक्त उत्पादन शामिल है, ठीक है। बाकी ये है कि 2014 में ये हुआ, इतने हुआ, 13 में ये हुआ, वगैरह वगैरह, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना। अब आता है असैन्य परमाणु संबंध। दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु सहयोग का एक बहुत पुराना हिस्टोरिकल चीज़ देखी जाती है। रूस जो आज के टाइम पे भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र में निर्माण करने वाला एकमात्र देश के रूप में जाना जाता है। तो परमाणु जो हमारा NSG था उसकी सदस्य के लिए नई दिल्ली के अंदर समर्थन किया गया था और हाल ही में एक नए समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया जिसके तहत रूस ने भारत के अलग अलग हिस्सों में 25 परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना बनाई जो देश की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में भी मदद करेगा। तो वास्तव में रूस परमाणु ईंधन और प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करने वाला सबसे पहला देश है जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विश्व स्तर पर भारत की स्थिति को अत्यधिक बढ़ा देगा। कजाकिस्तान और कनाडा के अलावा रशिया भारत के रणनीतिक यूरेनियम रिजर्व में सबसे बड़ा योगदान करता है। इससे परमाणु रिएक्टरों को ईंधन देने के लिए इतने मेगाटन यूरेनियम रिजर्व बनाने में सुविधा भी होगी। इनकी इकोनॉमिकल रिलेशन भारत और सोवियत संघ मतलब सोवियत रूस के बाद फार्मास्यूटिकल उत्पादों के प्रमुख निर्यातकों में से एक रहा, इसलिए रूस को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अवसरों और चुनौतियों की जांच करने का भी समर्थक मिला। वैश्विक साझेदारी की पूरे वर्ल्ड के तौर पे क्या साझेदारी है? अमेरिका अधिपत्य को चुनौती देने और अपनी वास्तविक स्थिति को वापस लाने के लिए रशिया भारत को कई इंटरनेशनली जो मंच हैं उन पर समर्थन करता है। रियलिटी में रूस चीन और भारत को मिलाकर एक नया गठबंधन बनाना चाहता है। इसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स फोरम और SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के संचालन से देखा जा सकता है, ठीक है। शंघाई और ब्रिक्स जो है आप ये आगे पढ़ लोगे अभी। तो रूस ने क्षेत्रीय को मजबूत करने के लिए SCO की पर्यवेक्षक स्थिति से पूर्ण सदस्यता तक भारत की स्थिति का समर्थन किया। आर्थिक संगठन और पश्चिमी आर्थिक संगठन की हेल्प से वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए इसका निर्माण किया गया और साथ ही इस बात से भी अवगत कराया गया कि भारत पिछले कई सालों के दौरान अपेक्षाकृत कुछ आर्थिक विकास दर हासिल करने में सक्षम रहा है और साथ ही उच्च तकनीक वाले उद्योगों का डेवलपमेंट भी कर रहा है। तो 2018 12 सितंबर को SCO और पूर्व आर्थिक मंच की एक संयुक्त बैठक जब SCO के महासचिव राशिद अलीमोव ने डिजिटल ट्रांसपोर्ट द फ्यूचर ऑफ ग्रेट यूरेशिया के बारे में बात करी थी। तो भारत की वाणिज्य और उद्योगों मंत्री सुरेश प्रभु ने इस सत्र में भाग ले लिया था, ठीक है। तो उसके साथ साथ सबसे पहला हित परिवहन सहयोग पर विस्तार से बातचीत हुई और यूरेशियन जो यहाँ पर था उस क्षेत्र के अंदर व्यापार और इकोनॉमिक चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए बात रखी गई। तो भारत के पास रशिया और मध्य एशिया जैसे देशों के साथ आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ढांचा एक योजना के रूप में भाग लेने के लिए एक हेल्पफुल रहा, ठीक है, क्योंकि वो विश्व शक्ति बनने की चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा के साथ ही अपने आप को भारत की आवश्यकता के लिए चीन की महत्वाकांक्षा को रोकना चाहता था। तो उसके साथ जी ये वाली चीज़ सामने आई कि भाई हमारा ये वाली चीज़ है कि अमेरिका भारत असैन्य परमाणु सहयोग के बाद जिसने भारत पर परमाणु प्रतिबंध पर सभी प्रतिबंध हटा दिए, भारत अभी भी असैन्य परमाणु ऊर्जा के निर्माण के लिए रूस से मदद लेना जारी रखता है, ठीक है जी। वास्तव में आज हम देख सकते हैं कि अमेरिका, रूस, इजराइल के शामिल होने से भारत के आपूर्ति कार्टेल में विविधता आई है, इसलिए इस अधिनियम ने तर्कसंगत विकल्प बनाने के लिए भारत को रणनीतिक स्वायत्तता का प्रयोग किया है। ओके जी, यह है आपका निष्कर्ष। आप इसको एक बार अपनी PDF के अकॉर्डिंग पढ़ लेना, आपके पास जो भी PDFs हैं
अब जी एक बार क्वेश्चन देखते हैं। बदलते सामरिक परिवेश में भारत अमेरिका के संबंध। 21वीं शताब्दी में भारत अमेरिका के संबंध पूछे गए हैं। 21वीं में भारत रूस के संबंधों की आलोचना करी गई है। शीत युद्ध और उसके बाद के युग में भारत रूस और अमेरिका के संबंध में आप क्या अंतर करते हैं। सारे ही क्वेश्चन में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का आंसर पूरा लिखा जाएगा। हर छोटे छोटे पॉइंट को हर छोटे छोटे तरीके से डिस्क्राइब करना और जो क्वेश्चन में पूछा गया है उस चीज़ को बहुत बड़े तरीके से डिस्क्राइब करना। दैट्स इट, आपका ये आंसर कंप्लीट है। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके एडिशनल पेपर में आपको 7 से 9 पेजेस का आंसर लिखना है। आप 5 से कम पेजेस का आंसर नहीं लिखेंगे। और जो बच्चे कमेंट में या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप में ये बोल रहे थे ना कि मैम तो पागल बना रही हैं, इतना मत लिखो, बेटा आप लोगों का जब रिज़ल्ट आएगा ना तो फिर पागल कौन बना रहा है वो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपका कोई भी टीचर हो, सिर्फ मैं नहीं, कोई भी टीचर हो उसकी रिस्पेक्ट करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये वाली बात भी साबित करता है कि अगर आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आप अपने पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे, और ये बहुत गलत बात है। अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है तो अपने पेरेंट्स और टीचर्स, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो फालतू बातों को हटाते हैं। आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आया हो, कोई भी क्वेश्चन हो या सेकंड यूनिट में कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ मेहरबानी करके उससे मुझसे कंफर्म कर लेना। ये मत करना कि अरे कोई नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो पेपर है बच्चा, ये पूरा पेपर घुमा हुआ आएगा। फॉरेन पॉलिसी पर डिपेंड है, जो कोविड से लेकर अब तक की चीज़ें हो चुकी हैं उस पर डिपेंड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप मुझसे अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।